बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके। बच्चों, कल वाले लेक्चर में हम ब्रैग्स लॉ को स्टडी कर रहे थे। हमने देखा कि जब इंसिडेंट एक्सरेज मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करती हैं तो स्ट्राइक करने के बाद जब उनकी डिफ्रैक्शन होती है, वापस आती हैं, तो ख़ास कंडीशंस में डिफ्रैक्टेड बीम्स के दरमियान इंटरफेरेंस होती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में हमें डिफरेंट पीक्स नज़र आती हैं। और जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो वहाँ पे हमें पीक्स नज़र नहीं आती हैं। इसकी जो कंडीशंस हैं कि किन कंडीशंस के तहत कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और किन कंडीशंस के तहत डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ये हम स्टडी कर चुके हैं। थोड़ा सा इसको मैं रिपीट करता हूँ 1-2 मिनट में, ताकि एक लेक्चर की कंटिन्यूटी हो जाए, पता चले कि हम कल से क्या पढ़ रहे हैं। ये जो डायग्राम है आपके सामने, ब्रैग्स लॉ को डिराइव करने के लिए ये डायग्राम बनाई गई थी, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास ये डिफरेंट प्लेन्स हैं। अपर एक प्लेन है, ये एटम्स पड़े हुए हैं, ये अपर प्लेन है, ये लोअर प्लेन है, बी प्लेन है, और उसके बाद ये एक सी प्लेन है। एक जो रे है, अगर हम रे नंबर 1 को कंसिडर करें तो रे नंबर 1 एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंट्स के साथ इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इसका पाथ ये बन गया 1'। दूसरी जो बीम है, जो दूसरी इंसिडेंट बीम है नंबर 2 फॉर एग्जांपल, ये पहले प्लेन से रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि ये दूसरे प्लेन से रिफ्लेक्ट होती है। ये सम हो दूसरे प्लेन तक पहुंचने में कामयाब हो गई और इसकी इंटरेक्शन इस एटम के साथ हुई, एल एटम के साथ, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये बीम हमारे पास बन गई 2'। अब जब ये दोनों बीम्स यहाँ पे पहुंचती हैं, यानी कि जो हमारे पास ये वेव फ्रंट है y' जब यहाँ पे पहुंचती हैं तो डिपेंड करता है कि जब यहाँ पर पहुंची हैं तो इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है। अगर तो फेज डिफरेंस लैम्डा है या लैम्डा का मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो हमें यहाँ पे एक पीक मिलेगी। और अगर इनके दरमियान डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो जाहिर है कि दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, तो उसके नतीजे में हमें यहाँ पे इंटेंसिटी हासिल नहीं होगी, क्योंकि दोनों वेव्स मावा आखिर शादी छोड़ी उस निक्की की बुलाया सा कि नहीं तो नहीं है। स्टूडेंट्स अपने माइक म्यूट पे रखा करें प्लीज। तो बात में कह रहा था कि जब ये दोनों वेव यहाँ पे पहुंचेंगी 1' और 2', तो इस पे डिपेंड करेगा कि अगर इनके दरमियान फेज डिफरेंस इस तरीके से है कि वो लैम्डा का हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है, तो उस केस में यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसकी वजह से हमें इंटेंसिटी हासिल नहीं होगी। तो ये जो कंडीशंस हैं, जिन कंडीशन के तहत डिफ्रैक्शन होगी, जिन कंडीशन के तहत नहीं होगी, ये सारी कंडीशंस ब्रैग लॉ जो है वो डिफाइन करता है। इसमें कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एक XRD पैटर्न होता है, इस तरीके से मैं इसको दोबारा से आपको जरा स्केच करके दिखाता हूँ। फर्ज करें हमारे पास एक पैटर्न है जहाँ पे हमारे पास x एक्सिस के ऊपर जो है ना 2θ वैल्यू होती है,
और 2 थीटा जो वैल्यू है ये हम डिग्री में शो करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास XRD पैटर्न बनता है, अगर आपने कभी इसको देखा हो किसी पेपर में, पब्लिश्ड पेपर में या बुक्स में ये मौजूद होते हैं, तो हमें इस तरह की जो पीक्स है ना वो नजर आती हैं और हम देखते हैं कि खास एंगल्स के ऊपर ये पीक्स बनती हैं और बाकी एंगल्स के ऊपर ये पीक्स नहीं बनती। ये हमारा जो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे 2 थीटा वैल्यूज होती हैं, यानी एंगल की वैल्यूज होती हैं। एंगल कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें यहाँ पे एंगल लिखा होगा, यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा होगा 10 डिग्री, यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरीके से यहाँ पे एंगल लिखा होगा। तो हम देखते हैं कि एक खास एंगल पे, फॉर एग्जांपल ये अगर 18 डिग्री है तो 18 के ऊपर एक पीक हमें नजर आती है, उसके बाद आगे पीक नजर नहीं आती, फिर आगे जाके दोबारा से हमें यहाँ पे पीक नजर आती है। ये एंगल फर्ज कर लें 26 है, यहाँ पीक नजर आती है, फिर अगली पीक फर्ज करें हमें 43 पे नजर आती है, फिर कोई 55 पे नजर आती है, फिर कोई 61 पे नजर आती है, फिर कोई 74 पे नजर आती है। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है ना डिफरेंट पीक्स नजर आती हैं। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें कुछ एंगल्स पर पीक नजर आती हैं और कुछ एंगल्स पर पीक नजर नहीं आती, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सादा लफ्जों में इस सारी चीज को समझने के लिए ब्रैग्स लॉ को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। सादा लफ्जों में तो आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि पीक हमें उस एंगल पर मिलती है जहां पे ब्रैग्स कंडीशंस ऑफ डिफ्रैक्शन सेटिस्फाई होती हैं, वहां पे हमें पीक नजर आएगी। और जहां पे ब्रैग्स कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं होती, वहां पे पीक्स नजर नहीं आएंगी। ब्रैग कंडीशन से क्या मुराद है? ब्रैग कंडीशन से ये मुराद है कि आपकी जो इंसिडेंट बीम है वो एक खास एंगल पर हो, जिस एंगल पे डिफ्रैक्शन हो सकती है। दूसरा, जो आपकी डी स्पेसिंग है वो इस तरीके से मुनासिब हो कि जब वहां से डिफ्रैक्शन के बाद पीक, जब वहां से डिफ्रैक्शन के बाद जो एक्स रेज हैं वो बाहर आए तो उनके दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे हमें पीक नजर आएगी। और जिस एंगल पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां पे हमें पीक नजर नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर जो बाहर आने वाली इंटेंसिटीज हैं उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया होता है, इसलिए हमें वहां पे जो ना पीक नजर नहीं आती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जो ब्रैग्स लॉ है, जिसको हम कहते हैं कि ये 2D इक्वल टू, सॉरी गलत लिख रहा हूं, इसको हम लिखते हैं 2D, m lambda is equal to 2d sin theta. हाँ जी, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। सॉरी जरा ये जो ना कर्सर के साथ लिखना बहुत टफ है, इसलिए ऐसे हो रहा है। 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये ब्रैग्स लॉ है। ज्वाइनिंग हो रही। ये ब्रैग्स लॉ है जिसको समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं डिफरेंट इस लॉ के अंदर, इनको भी आपको हर वक्त जहन में रखना है, याद रखना है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि n से क्या मुराद है, यहाँ पे n से मुराद है ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। इसको आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन से क्या मुराद है। लैम्डा यहाँ पे, जी क्या बोला है? सर बच्चों को अलाउ कर दें। मैंने तो सबको लो कर दिया है यार, इसमें तो मेरी तरफ से तो सब अलाउड है, कोई मैंने इसको डिसेबल नहीं किया हुआ, अलाउड है सब। मेरी तरफ प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सबको अलाउ किया हुआ है। उन बच्चों से बोलें कि वो लिंक को दोबारा से ज्वाइन करें, उनके अपने एंड पे प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों मैं बात कर रहा था कि 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं इनको अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है। n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन,
इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होती है। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है इंसिडेंट एक्सरेज की जो हम यूज करते हैं, और टी यहाँ पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, यानी प्लेन्स का दरमियानी फासला है जो हमने यहाँ पे फाइंड करना होता है, क्योंकि यही फाइंड करके हम अपने मटेरियल का स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे। और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे ब्रैग्स एंगल कहलाता है, ब्रैग्स एंगल, इसको हम बोलेंगे ब्रैग्स एंगल। तो बच्चों देखें यहाँ पे आप जो ना दो किस्म के एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं। एक यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमने थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 2 थीटा लिखा हुआ है। यानी जब आपको ये XRD पैटर्न मिलता है तो XRD पैटर्न में आपको x एक्सिस के ऊपर 2 थीटा वैल्यूज मिलती हैं। तो फिर आप इसको थीटा में कन्वर्ट करके तो फर्दर इसमें जो है ना फार्मूले वगैरह लगा के पैरामीटर्स फाइंड करते हैं। लेकिन मशीन आपको जो डायरेक्ट रीडिंग करके देती है ना, वो आपको 2 थीटा वैल्यूज देती है। और इस 2 थीटा के बारे में मैंने कल भी बात की थी, एंड पे आपको बताया था कि 2 थीटा हम क्यों यूज करते हैं। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि XRD के कोर्स में स्टूडेंट से किया जाता है कि XRD पैटर्न में x एक्सिस के ऊपर आप 2 थीटा क्यों लिखते हैं, 2 थीटा वैल्यूज क्यों लिखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये 2 थीटा है क्या। तो 2 थीटा क्या है और थीटा क्या है, इन दोनों के डिफरेंट नेम्स हैं, ये डिफरेंट आपने याद रखने हैं। जब 2 थीटा की बात होगी तो इसको बोलना है कि 2 थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कहलाएगा। जब सिंपल थीटा की बात होगी तो वो ब्रैग्स लॉ के अंदर आ रहा है, तो उसको हम ब्रैग, जो साइंटिस्ट है जिसने ये थीटा ज़ाहिर यूज किया था, हम उसके नाम से इसका नाम रखते हैं, तो इसको हम ब्रैग्स एंगल बोलते हैं। यानी जब सिंपल थीटा की बात होगी दैट विल बी नेम्ड एज ब्रैग्स एंगल, और जब हम 2 थीटा कहीं लिखेंगे तो उसका मतलब होगा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन एंगल। तो ये 2 थीटा एंगल हम यूज क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। कल मैंने एंड पे आपको इसके बारे में बताया था, आज मैं इसके बारे में आपको दोबारा बताता हूँ कि इसमें होता क्या है कि हम ये एंगल जो है ना, ये 2 थीटा क्यों यूज करते हैं। उसकी वजह बच्चों ये होती है ना कि ये देखें, ये अगर हमारे पास फर्ज करें हमारा जो सैंपल है ना वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। फर्ज करें कि ये हमारा सैंपल है जिसके ऊपर हमने जो ना वो एक्सरेज डालनी है। ये फर्ज करें हमारा सैंपल है, अब जो इंसिडेंट एक्सरेज है ये हम फर्ज करते हैं कि जो इंसिडेंट एक्सरेज है ना वो इस तरीके से, बहरहाल चले, इंसिडेंट एक्सरे वो इस तरीके से आती है और यहाँ से ना ये रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर को चली गई। अब देखिए बच्चों के इसने यहाँ पे जो एंगल बनाया ना, स्क्रीन शो नहीं हो रही, ये आपकी पहली स्लाइड से ही नजर आई है, स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो कौन सी नहीं तो बाकी बच्चों बताओ जरा कौन सी स्लाइड आपको नजर आ रही है। सर ये ठीक है, जो आप नजर बना आ रहे रही है। हो इस पे आप वर्क कर रहे हैं सर, वही नजर आ रही स्क्रीन है। नजर आ रही है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। सर आप जिस पे यही वेव सर ने बना रहे हैं अलाउ वो किया नजर हुआ आ है। रही है, हाँ इंसिडेंट जी और रिफ्लेक्टिव। ठीक है ना, तो बाकी बच्चे देख लेना, जिसको मैं तो जिस पे काम कर रहा हूँ वही आपको नजर आनी चाहिए। तो जी सर ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ये हमारे पास एक इंसिडेंट एक्सरे बीम है, ये हमारे सैंपल के ऊपर स्ट्राइक करती है, तो प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है ना, इस एंगल को हम एंगल थीटा बोलते हैं। तो अब हुआ क्या कि ये जो बीम है ना, ये इस सरफेस के साथ स्ट्राइक करके तो ये वापस चली गई। अगर इसके रास्ते में ये सैंपल ना होता तो जाहिर है कि इसका पाथ ये होना था, इसने इस तरफ आना था। अगर ये यहाँ से इसकी डिफ्रैक्शन ना होती तो इस बीम ने यहाँ से सीधा पास कर जाना था। यानी ये हमारी इंसिडेंट एक्सरे है, ये हमारी डिफ्रैक्टेड एक्सरे है, और ये डिफ्रैक्शन हो रही है इस सैंपल की वजह से कि इसके रास्ते में ये आ गया था। अगर ये रास्ते में ना आता तो उसने सीधा पास करना था, यानी इसका ये पाथ होना था उस केस में। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो उसके जो सामने वाला एंगल होता है
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी ज़ाहिर थीटा होगा। ज्योमेट्री के जो असूल है उनके मुताबिक हम पढ़ते हैं कि दो जो स्ट्रेट लाइंस हैं एक दूसरे को क्रॉस करें तो उनके आमने सामने के जो एंगल हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो उसके सामने ये भी थीटा होगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री के असूलों के मुताबिक ये एंगल भी थीटा होगा। तो अब जाहिर है कि ये भी थीटा एंगल है और ये भी थीटा है, तो ये जो टोटल एंगल बनेगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 थीटा बन जाएगा। यानी ये वाला एंगल जो हमारे पास होगा ये 2 थीटा होगा। यानी 2 थीटा एंगल कौन सा है? ये एंगल बना है एक्चुअल जो बीम का पाथ है, यानी जो इंसिडेंट एक्सरे हमारी वो ये है, जो इसका एक्चुअल पाथ है उसके और जिस डायरेक्शन में ये चली गई है, यानी जो हमारी डिफ्रैक्टेड बीम है उसके दरमियान जो एंगल बनता है ना वो 2 थीटा होता है। और यही एंगल हमारा डिफ्रैक्टोमीटर का डिटेक्टर रीड करता है। यानी हमारा जो एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर है उसका जो डिटेक्टर है ना वो यही एंगल रीड करता है कि जो बीम है वो अपने असल पाथ के मुकाबले में कितने जाविये पे डिफ्रैक्ट हुई है, कितने जाविये पे डेविएट हुई है। तो उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो 2 थीटा बनता है। और डिफ्रैक्टोमीटर भी चूंकि इसी एंगल को रीड करता है, इसलिए एक्सआरडी पैटर्न में हमारे पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर हम एंगल यूज करते हैं वो हम यही यूज करते हैं जिसको हम 2 थीटा एंगल बोलते हैं। और ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कहलाता है, यानी जिस एंगल पर हमारी बीम डिफ्रैक्ट हो रही है एक्चुअल बीम के मुकाबले में। तो अब ये बात मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हम जो है ना 2 थीटा जाविया क्यों यूज करते हैं। सर एक क्वेश्चन, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जी जी पूछे सर इसमें 2 थीटा और तो अगर हम 2 थीटा की बात करें तो वो 360 के इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों एंगल्स को हम एड अप करते हैं तो ये 360 के बराबर होकर हम इसको 2 थीटा बोल रहे हैं, या 2 थीटे हैं इसलिए इसको 2 थीटा बोल रहे हैं? यार आपकी आवाज ना बड़ी कट कट के आई है, नहीं मुझे समझ आई कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जरा रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है सर। सर मैं ये कह रहा हूँ इसमें हम ओवरऑल देखें तो थीटा की वैल्यू 2 थीटा हमारे पास 360 के इक्वल होती है। तो इसमें अगर हम ये मेजर करें तो ये 360 के इक्वल आने से हम ये इसको 2 थीटा बोल रहे हैं, या सर हम ये दो एंगल्स हैं इसलिए हम इसको 2 थीटा बोल रहे हैं? अभी भी आपकी आवाज कट के आई है, मुझे नहीं इसकी ना क्लियर समझ नहीं आई। लेकिन ये बात जो मुझे आपका वर्ड में सुना गया वो 360 सुना गया है, तो उसके साथ तो बहरहाल इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखना हमने ये होता है कि हम जो एक्सरे बीम अपने सैंपल के ऊपर डालते हैं उसकी रेंज क्या होती है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है। तो नॉर्मली होता ये है कि हम जो अपना एक्सआरटी पैटर्न हासिल करते हैं ना उसके लिए अब देखें ना कि हमारे पास जो अवेलेबल कह लें ज्योमेट्री है वो क्या होती है। वो हम जो सैंपल है ना उसके ऊपर एक्स रेज 360 एंगल पे तो नहीं डाल सकते, ठीक है। हम जो उसके ऊपर अपनी एक्स रेज डाल सकते हैं ना उसकी रेंज जाहिर है कि वो 0 से लेके 0 से भी 0 पे तो एक्सरेज डालने का कोई फायदा नहीं होता ना, 0 एंगल पे तो डालने का कोई फायदा नहीं होता ना। तो आप एंगल जो ना वो 0 से बड़ा रखते हैं और 180 से आपका जो एंगल है ना वो छोटा होता है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि मैं आपको यहाँ पे ना एक दोबारा से इस चीज को ना इधर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें बच्चों, ये अगर हमारे पास फर्ज करें कि हमने अपना जो सैंपल है ना वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा सैंपल है, ठीक है। अब हम जो इसके ऊपर एक्स रेज डालेंगे ना, फर्ज करें कि ये हमने इसके ऊपर जो ना वो इंसिडेंट एक्स रे जो ना वो यहाँ से डाली है, ठीक है। और इसका जो एंगल होगा थीटा वो हम यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास ये ऑप्शन है। दूसरा ज़ाहिर है कि हम जो है ना जब एक्स रेज का इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो हम इसको ज़ाहिर है कि ऐसे भी इसके ऊपर एक्स रेज जो ना वो डाल सकते हैं।
इस केस में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो ये हो जाएगा, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये वाला हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट जो है ना जिसने अभी क्वेश्चन किया था ना वो अपना माइक ऑन करे जरा, वो मुझे बताए कि क्या जो इंसिडेंट एंगल है क्या हमें वो 0 रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए सर। नहीं रखना चाहिए ना, जाहिर है 0 रखेंगे तो वो तो जो एक्स रेज है वो तो सीधी पास कर जाएंगी ना। 0 का मतलब तो ये होगा ना कि आपने जो एक्स रेज है ना वो इस डायरेक्शन में फेंक दी है, तो जाहिर है जब आपने वो 0 एंगल रख दिया, इधर को फेंक दिया, तो वो तो सीधी पास कर जाएंगी, वो तो सैंपल के साथ इंटरेक्शन ही नहीं होगी, तो वहां से रिफ्लेक्शन ही नहीं होगी। इसलिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना ये वाला, ये 0 से बड़ा होता है। नॉर्मली क्या होता है कि आमतौर पर हम जो है ना 5 डिग्री से जो स्कैन है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं, यानी जो थीटा हमारा होता है ना, जो इंसिडेंट एक्सरेज होती है ना जो हमने अपने सैंपल के ऊपर डालनी होती है, उनका जो एंगल है वो आमतौर पर हम 5 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इधर से आप ज़ाहिर है कि जो इंसिडेंट एक्सरेज हैं वो ऐसे भी आप मतलब डाल सकते हैं, ऐसे भी मतलब इधर से भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बढ़ाते बढ़ाते जो एंगल है ना आप इसको 175 तक, यानी 180 भी नहीं करेंगे, जाहिर है जब आप 180 कर देंगे तो 180 का मतलब फिर वही हो गया कि वो जो रे आएगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो होता यह है कि आप जो एंगल यूज करते हैं ना, इसकी जो नॉर्मल रेंज है ना वो 5 डिग्री से लेके तो वो 175 तक आप इसको जो ना मैक्सिमम एंगल को यूज कर सकते हैं। इससे बड़ा एंगल या इससे छोटा एंगल जो है ना वो फिजिबल नहीं है, अमली तौर पर वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, ठीक है। सर तो हम 90 एंगल भी नहीं सर यूज कर सकते? सर मैं जो असल में पूछना ये चाह रहा था सर, ये जो ओवरऑल जो है हम 2 थीटा को हम 360 बोलते हैं ओवरऑल दूसरे उसमें, इसमें अगर देखा जाए 360 तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल मैंने बताया ना, बिल्कुल आपका क्वेश्चन वो आवाज कट कट के आ रही थी, मुझे 360 की समझ आई। जाहिर है हम 360 टोटल तो मूव ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा सेटअप पॉसिबल नहीं है कि हम जो सैंपल है ना उसके चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं हम उसकी हर डायरेक्शन से जो ना एक्सरेज उसके ऊपर डालें, ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। डिफ्रैक्टोमीटर में ऐसा होता नहीं है। डिफ्रैक्टोमीटर में जो हमारे पास रेंज है ना इंसिडेंस एंगल की, वो मैंने बताया आपको कि आमतौर पर जो डिफ्रैक्टोमीटर बनाए जाते हैं ना वहां पे जो रेंज होती है ना वो 5 डिग्री से लेके 175 तक होती है, ठीक है। यानी ये आप इंसिडेंट एक्स रेज इन एंगल्स के ऊपर डाल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें इतनी रेंज भी यूज करने की जरूरत नहीं होती कि हम जो है ना जो एक्स रेज है ना वो 5 डिग्री से शुरू करें और हम जो पूरा स्कैन मुकम्मल करें, और जो इंसिडेंट एक्स रेज है ना वो हम इस तरीके से एंगल बढ़ाते जाएं और यहाँ तक आए, ये भी हमें जरूरत नहीं होती। हमारा जो डिफ्रैक्टोमीटर है ना आमतौर पर जो हम यूज करते हैं लैब्स के अंदर, उसमें ये होता है कि हम 10 डिग्री से आमतौर पर अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं और 80 यानी 70 या 80 तक जाते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ हम एक्सरेज डालना शुरू करते हैं। इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करते करते हम जो है ना मैक्सिमम जो रेंज यूज करते हैं ना 2 थीटा की, वो 10 डिग्री से लेके 70 तक की यूज करते हैं या मैक्सिमम 80 तक की यूज कर लेते हैं, क्योंकि इस रेंज में 10 डिग्री से लेके 80 डिग्री तक हमें सिग्निफिकेंट पीक्स मिल जाती हैं। यानी इस रेंज में हमें हर मटेरियल के लिए कम से कम 5-7 और ज्यादा से ज्यादा 30-35 पीक्स भी मिल जाती हैं। तो हमारे पास वो पीक्स काफी होती हैं, क्योंकि देखें हमारा असल जो टारगेट है ये सारा काम करने का, वो तो ये है कि हमने मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड करना है, हमने उसके यूनिट सेल का साइज और यूनिट सेल की शेप बतानी है। तो उसके लिए अगर हमारा जो XRD पैटर्न है, अगर उसमें 5-6 पीक्स आ जाती हैं तो वो 5-6 पीक्स ही हमारे लिए काफी होती हैं कि हम उन पीक्स को एनालाइज करके मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है ना वो बता सकते हैं। यानी जैसे भी मैंने बताया आपको, जो हमारा XRD पैटर्न होता है उसमें यहाँ पे हमने 2 थीटा वैल्यू लिखी होती है, और आम तौर पर आप जितने भी XRD पैटर्न देखेंगे ना जो पब्लिश्ड पेपर्स में मौजूद होते हैं या जो बुक्स के अंदर मौजूद होते हैं,
आप देखेंगे कि वो जो पीक्स आपको नजर आती हैं ना इस तरीके से, तो वहां पे जो 2 थीटा की रेंज होती है ना, यहाँ पे 10 डिग्री लिखा होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक जाएगा मैक्सिमम, और वो जो पैटर्न है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 डिग्री से लेके 80 डिग्री तक आमतौर पर जो डिफ्रैक्टोमीटर है ना वो ये रेंज यूज करते हैं, और इस रेंज के अंदर हमें काफी सारी पीक्स मिल जाती हैं जो हमारे लिए काफी होती हैं, यानी वो डेटा हमारे लिए काफी होता है कि हम उनको एनालाइज करके अपने मटेरियल का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, उसके यूनिट सेल का साइज और यूनिट सेल की शेप बता सकते हैं। इसका दूसरा मेरा क्वेश्चन का पोर्शन ये था सर, यहाँ से जो रे पेनिट्रेट करके सीधी चली जाती है सर, उसका एंगल और जो रिफ्लेक्ट होता है उसका एंगल, उन दोनों को मिला के हम इसलिए 2 थीटा कहते हैं सर। इसलिए नहीं, ये नहीं, इसको नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। वो दोनों को मिला के हम 2 थीटा यहाँ पे नहीं बोलते। यहाँ पे जो 2 थीटा डिफाइन किया गया ना, वो सिर्फ एंगल इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये एंगल है इंसिडेंट बीम और डिफ्रैक्टेड बीम के दरमियान जो एंगल है वो 2 थीटा है। इसको सिर्फ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अगरचे डिफ्रैक्टोमीटर की ज्योमेट्रीज और भी होती हैं, लेकिन वो अभी मैं यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा, उस तरीके उससे फिर कंफ्यूजन ज्यादा होगी और आप लोग जो ना चीजों को ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ नहीं आएगी, फिर वो जो है ना काम खराब हो जाएगा। इसलिए मैं अभी सिर्फ उतनी चीजें बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, जितनी जो ना स्टूडेंट्स मतलब आसानी के साथ यानी एब्जॉर्ब कर लें। वरना जो डिफ्रैक्टोमीटर है ना उसकी ज्योमेट्रीज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसमें जो ना एक थीटा थीटा स्कैन होता है, एक थीटा 2 थीटा स्कैन होता है, एक 2 थीटा 2 थीटा स्कैन होता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि बाज दफ़ा हम जो इंसिडेंट बीम है उसका एंगल चेंज करते हैं, बाज दफ़ा हम जो डिटेक्टर है उसका एंगल चेंज करते हैं। तो ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप अभी इसको जहन में रखें कि यहाँ पे जो 2 थीटा हम बात कर रहे हैं ना, इसमें जो 2 थीटा है ना वो क्या चीज़ है, वो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, और ये एंगल है इंसिडेंट बीम और डिफ्रैक्टेड बीम के दरमियान। उसको जो ना हम 2 थीटा के तौर पर मेजर करते हैं। ठीक हो गया। जी बच्चों, अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं कि सर ये जो एंगल है ये 2 थीटा प्लेन सी के साथ बन रहा है, तो ये बी और ए प्लेन के साथ ये 2 थीटा क्यों नहीं बन रहा? हर एक के साथ जो एंगल बनेगा ना वो 2 थीटा वहां पर भी होगा। ये जरा मैं पहले चेक कर लूं जरा, सवाल ये किसने की है, ये किसने सवाल किया है, अपना नाम बताएं जरा। अलीना अजीज। बहुत बेवकूफ़ों वाला सवाल है ये वाला ना, तो बस अब मैं क्या करूं, इसका जवाब मैं कैसे दूं। ठीक है, मतलब समझ आ जानी चाहिए स्टूडेंट को कम से कम कि ये जो चीजें होती हैं ना, ये बार दफा उसने समझाने के लिए यहाँ पे जो ना वो 2 थीटा एंगल बना दिया। डेफिनेटली यहाँ पर भी मौजूद है एंगल, ये वाला यहाँ पर भी मौजूद है, आप इसको जाहिर है सर, अगर हम रे को दूसरी साइड से फॉल करवाते हैं तो वो इधर आकर बन जाएगा, इधर से करवा रहे हैं तो इधर बन रहा है। आप इसको जो ना, जाहिर है कि वो तो आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना, तो आप इसको यहाँ पर भी जो आपकी रे नंबर 2 है, आप इसको यहाँ पर भी 2 थीटा एंगल शो कर सकते हैं। रे नंबर 1 है, आप रे नंबर 1 है, आप यहाँ पर भी 2 थीटा एंगल शो कर सकते हैं। वो तो जस्ट उसने समझाने के लिए यहाँ पे ड्रा कर दिया, आप इसको कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये तो नहीं है कि इसको हर जगह पे मतलब शो करें, वो तो सिर्फ समझाने के लिए उसने यहाँ पे ड्रा कर दिया। जी बच्चों, तो ये जो ब्रैग्स लॉ है ना, ये हमने मतलब यहाँ तक इसको डिस्कस कर लिया। अब आपको इसकी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि एन डी इज इक्वल टू 2d प्राइम जो साइन थीटा है ना, यहाँ पे जो डिफरेंट पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे n आ रहा है, ये क्या चीज है, लैम्डा यहाँ पे आ रहा है, ये क्या चीज है, और d यहाँ पे आ रहा है, ये क्या चीज है, और थीटा यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये क्या चीज है। ठीक है, तो इन सारे पैरामीटर्स की जो सिग्निफिकेंस है ना वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, n जो है ना, ये तो जैसे मैंने कहा ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन होता है और इसकी वैल्यू 1 2 3 होती है। चलें हम यानी यहाँ पे ना फॉर द टाइम बीइंग ऐसा करते हैं कि n की वैल्यू हम जो ना 1 ले लेते हैं। ठीक है, हम जो ना फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन की बात करते हैं।
फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन से क्या मुराद है? फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन से मुराद ये है कि एक जो है ना इंसिडेंट बीम वो 1 है फॉर एग्जांपल, वो पहले प्लेन से वापस हो गई, और एक जो है ना बीम वो नंबर 2 है वो दूसरे प्लेन से वापस हो गई। तो हम बात कर रहे हैं 1 प्राइम और 2 प्राइम के दरमियान जो है ना इंटरेक्शन की, ठीक है। तो 1 और 2 प्राइम के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी 1 प्राइम और 2 प्राइम के दरमियान, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है ना पाथ डिफरेंस लैम्डा है, यानी जो ये वाला पाथ हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो रे नंबर 2 ने एक्स्ट्रा कवर किया है, यानी ML और LN फासला, अगर ये एग्जैक्टली लैम्डा के इक्वल है, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 1 प्राइम और 2 प्राइम के दरमियान पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा है या 1 लैम्डा है, तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। इसी तरह अगर जो है ना 1 प्राइम और 2 प्राइम के दरमियान पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि 1 प्राइम और 3 प्राइम के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है ना वो 2 लैम्डा होगा, ठीक है। यानी अगर ये वाला जो फासला है ना ML प्लस LN, अगर ये वाला फासला लैम्डा के इक्वल है, तो फिर यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस बनेगा ना, जो 1 प्राइम और 3 प्राइम के दरमियान बनेगा, आप इसको ज्योमेट्रिकली भी ड्रा करके देख सकते हैं, ये पाथ डिफरेंस जो है ना ये फिर बन जाएगा 2 लैम्डा। तो इसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। यानी अगर 1 प्राइम और 2 प्राइम के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो 1 प्राइम और 3 प्राइम के दरमियान भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी तरह 1 प्राइम और 4 प्राइम के दरमियान भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जो 1 प्राइम और 4 प्राइम के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वहां पे जो पाथ डिफरेंस है वो 3 लैम्डा होगा, और वहां पे जो है ना वो कहलाएगा सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सॉरी थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, क्योंकि वहां पे n की वैल्यू जो है ना वो 3 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि ये हम फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर जो है ना वो किन टर्म्स में यूज करते हैं। चले यहाँ पर हम जो ना फॉर द टाइम बीइंग बात करते हैं n = 1 की। तो फिर जाहिर है कि ये जो फार्मूला है ना थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, और फिर हम इसको कह सकते हैं कि लैम्डा = 2d प्राइम साइन थीटा। तो अब इस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना 3 पैरामीटर रह गए हैं इस फार्मूले के अंदर, एक लैम्डा है, एक d है और एक थीटा है, ठीक है। और इनके अंदर भी जो लैम्डा है ना, जो वेवलेंथ है, अगर हम इसको फिक्स यूज करें, अगर हम बात करें कि हम जो ना कॉपर के अल्फा यूज करते हैं, तो कॉपर के अल्फा की जो वेवलेंथ है ना 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अगर हम वो फिक्स वैल्यू यूज करें तो उसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल यहाँ पे 2 रह गए हैं, 2 यहाँ पे वेरिएबल रह गए हैं। वो कौन से 2 वेरिएबल्स हैं? एक d है और एक थीटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो हमारे पास जितनी वैल्यूज d की होंगी उतनी वैल्यू हम यहाँ पे थीटा की निकाल सकते हैं, या दूसरे लफ्जों में यूँ कह लेंगे जितनी वैल्यूज हम यहाँ पे थीटा की पुट करेंगे उतनी वैल्यूज हम यहाँ से d की निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी देखो दोबारा मैं बात करता हूँ कि n की वैल्यू हमने 1 रख ली, लैम्डा की वैल्यू हमने फिक्स कर ली, ये कांस्टेंट हो गया। अब अगर फर्ज करें कि हमारा जो XRD पैटर्न है वहां पे हमें 5 पीक्स मिली हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, जो हमें 5 पीक्स मिली हैं, इसका मतलब है कि हमें 5 वैल्यूज मिल गई हैं, 5 वैल्यूज हमें मिल गई हैं एंगल की, ठीक है। हमने देख लिया कि पहली पीक किस एंगल पे आई है, दूसरी पीक किस एंगल पे आई है, तीसरी पीक जो ना वो किस एंगल पे आई है, चौथी पीक, पांचवी पीक। अगर हमारे XRD पैटर्न में फर्ज करें 5 ही पीक्स हैं, तो हमने 5 पीक्स के एंगल्स नोट कर लिए हैं। उन एंगल्स को जब हम बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर फर्ज करें पहला एंगल जो ना वो 18 डिग्री है, तो हम यहाँ पे साइन 18 लिख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट वैल्यू ऑफ d, इस वैल्यू का आप d1 कह लें, यानी हमें जो ना d स्पेसिंग मिल गई एक सेट ऑफ प्लेन के लिए। इसी तरह हम जो एंगल की दूसरी वैल्यू है वो फर्स्ट करें 24 है, हम 24 यहाँ पे पुट करेंगे, साइन 24 की वैल्यू लेंगे और हम अकॉर्डिंगली जो d की वैल्यू आएगी ना वो फाइंड कर लेंगे, उसको अब d2 क्या लें। इसी तरह आप थर्ड एंगल के लिए, फोर्थ एंगल के लिए, फिफ्थ एंगल के लिए, जितने भी हमारे पास एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज को बारी बारी यहाँ पे पुट करें और d की वैल्यूज हम निकालते जाएंगे। और हमारे पास अगर 5 वैल्यूज एंगल की हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 5 वैल्यूज d स्पेसिंग की आ जाएंगी। यानी जो हमारे, इसका मतलब ये होगा
कि हमारे सैंपल के अंदर 5 डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन जो अभी हमने फाइंड किए हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि हर सेट ऑफ प्लेन के लिए डी की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो ब्रैग्स लॉ है ना, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिग्निफिकेंट है कि इसने हमें क्रिस्टलोग्राफी के जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। और इस फार्मूले के अंदर हम ये कह चुके हैं कि जो n है ना, ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन को जाहिर करता है। When Bragg's law is satisfied, reflected beams are in phase and interfere constructively. Specular reflections occur only at these angles, यानी जहाँ पे ब्रैग लॉ सेटिस्फाई होगा सिर्फ वहाँ पर रिफ्लेक्शंस जो है ना वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और हमें वहाँ पे जो है ना वो पीक्स मिलेंगी। ये वो कह लें कि खास स्टेटमेंट थी जो कि विलियम लॉरेंस ब्रैग ने हमें दी थी, और इसी बेस के ऊपर जो ना ये सारा जो फार्मूला है ना ये डिवाइस किया गया था। अब बच्चों यहाँ पे जो हम ना डी प्राइम यूज कर रहे हैं ना, तो डी प्राइम को अगर आप ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन पे डिवाइड करके ना, तो आप इसको जो है ना इस तरीके से भी फार्मूले को लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू डी प्राइम यूज करने की बजाय आप सिंपल इसको डी कह लें, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा बन जाएगा। तो ऐसे भी यानी बुक्स में ये लिखा होता है, तो आप इसको इस तरीके से भी जहन में रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और जो ना इम्पोर्टेंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ चलते चलते, कि ये अगर फर्स्ट टाइम ओवर n किसको शो कर रहा है? d is equal to d prime over n। अभी हमने बात की ना कि n यहाँ पे जो ना वो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन को शो करता है। यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो जाहिर है कि d और d प्राइम आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम जो होती है ना, असल में जो रिफ्लेक्शन जो होती है ना वो अपर प्लेन से ही होती हैं, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन होती है ना, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन होती है ना, उसके चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इसी तरह सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के जो ना चांसेस वो मिनिमम होते जाते हैं। तो अब ये फर्ज करें कि हमारे पास जो ना ये 100 प्लेन यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, 100 प्लेन ये उसकी फर्ज करें अपर प्लेन है, ये लोअर प्लेन है। तो अब कोई बच्चा में से ये ना पूछे कि ये 100 प्लेन कैसे आया, ये हम बड़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं क्रिस्टलोग्राफी की बुक में कि प्लेन्स बनते कैसे हैं और आप इनको रीड कैसे करते हैं। ये चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप फर्ज करें कि ये 100 प्लेन यहाँ पे एक शो किया गया है, ये उसकी अपर साइड है। तो एक जो बीम है ना, ये जो 1 है ना, ये यहाँ से इंटरेक्शन के बाद जो ना ये 1 प्राइम बन गई है। ये उसका जो ना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थीटा है। जो दूसरी बीम है ना वो यहाँ से जो इसका दूसरा प्लेन है वो वहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन होती है और ये 2 प्राइम बन गई। अब देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे जो 2 प्राइम है ना उसने ज्यादा फासला तय किया है 1 प्राइम के मुकाबले में। तो 2 प्राइम ने कितना ज्यादा फासला तय किया है वो इस ज्योमेट्रिकल शेप से हमें जाहिर हो रहा है कि ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी वो डिस्टेंस है जो कि 2 प्राइम ने ज्यादा तय किया है 1 प्राइम के मुकाबले में। तो हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इसकी वैल्यू जो है ना, अगर लैम्डा की इक्वल है या 2 लैम्डा की इक्वल है या 3 लैम्डा की इक्वल है या 4 लैम्डा की इक्वल है, तो इस केस में क्या होगा, 1 प्राइम और 2 प्राइम के दरमियान क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जी शाबाश, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एंड वी विल गेट हायर एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अब चले हम फर्स्ट कर लेते हैं कि इनके दरमियान जो ना पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली लैम्डा के इक्वल है। फॉर द टाइम बीइंग हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये जो पाथ डिफरेंस है ना, यानी ये जो फासला है ए बी प्लस बी सी, ये फासला एग्जैक्टली वेवलेंथ के इक्वल है, 1 लैम्डा के इक्वल है। तो हम यहाँ पे जो ना मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें यहाँ पे एक जो पीक है ना वो नजर आएगी। तो अब देखो कि फर्ज करें, अब हम ये करते हैं कि किसी तरीके से ना इस प्लेन के दरमियान भी एक प्लेन हमने किसी तरीके से बना दी है या वो मौजूद है, यानी यहाँ पर भी कोई एक जो ना एटम्स की लेयर मौजूद है, इसके सेंटर में भी रख दी गई है किसी तरीके से। ठीक है, तो एक इसका मतलब है फिर प्लेन यहाँ पर भी बन गया है, जो जैसे यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है जो डॉटेड लाइन की शक्ल में शो किया गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर भी एक प्लेन मौजूद है जो डॉटेड लाइन में शो किया गया है, तो जब हम ये पहले बात कर चुके हैं कि ये वाली जो रे है 1 प्राइम और 2 प्राइम
1 प्राइम और 2 प्राइम के दरमियान पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली इक्वल टू लैम्डा है। यानी ये जो डिस्टेंस है जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है ए बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली लैम्डा के इक्वल है। और हम ये बात कर चुके हैं कि 1 प्राइम और 2 प्राइम के दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हासिल कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर आप मुझे बताएं जरा गैस करके कि 1 प्राइम और 3 प्राइम के दरमियान क्या कंडीशन होगी। लैम्डा बाय 2 होगा पाथ डिफरेंस। यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इनके दरमियान डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी सर। बिल्कुल इनके दरमियान डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि अगर जो है ना 1 प्राइम और 2 प्राइम के दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो डेफिनेटली 1 प्राइम और 3 प्राइम के दरमियान जो है ना वो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 होगा। और इस सूरत में हमें ये पीक नजर नहीं आएगी, यानी यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि दोनों के दरमियान जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बाज कंडीशन में जो ना आउटपुट के ऊपर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और बाज सूरतों में आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना है जब दोनों वेव्स, तीनों वेव्स या चारों वेव्स एटम्स के साथ स्ट्राइक करके वापस आई हैं, मटेरियल से बाहर निकली हैं, तो मटेरियल से बाहर निकलने के बाद उनमें पाथ डिफरेंस कितना है। अगर तो वो पाथ डिफरेंस लैम्डा है या उसका मल्टीपल है, वी विल गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दैट पीक विल अपीयर। और अगर वहां पे जो इंटरफेरेंस है ना वो डिस्ट्रक्टिव टाइप का हो गया, तो जाहिर है कि वो जो दोनों वेव्स होंगी वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, वी विल गेट नथिंग देयर। Diffraction occurs when wavelength of wave motion is of the same order of magnitude as the repeat distance between the scattering centers। ये वही बात है जो हम जो ना वो पहले भी कर चुके हैं कि डिफ्रैक्शन जो है ना वो सिर्फ उस वक्त होगी कि जब जो वेव मोशन की वेवलेंथ है ना, यानी जो हम एक्सरे बीम यूज कर रहे हैं उनकी जो वेवलेंथ है ना वो जो एटम्स हैं उनका जो रिपीट डिस्टेंस है, यानी सादा लफ्जों में यूँ कह लें कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है ना उसके कंपेरेबल है या उसके इक्वल है, उसी रेंज में है। यानी ये वही लॉजिक है जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन कोर्स के बारे में जब हमने बात शुरू की थी, शुरू में भी आपको बताया था कि एक जो कॉमन सा क्वेश्चन लोगों से किया जाता है ना ये कोर्स पढ़ने के बाद, कि आपने एक्सरेज को ही क्यों यूज किया एक्सरे डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी मटेरियल्स का स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए आपने एक्सरेज को क्यों चूज किया है, इनको क्यों, आपने विजिबल लाइट को क्यों यूज नहीं किया या आपने गामा रेज को क्यों यूज नहीं किया। ये बात भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। किसकी वजह ये है कि जो एक्सरेज की वेवलेंथ है ना वो कंपेरेबल होती है, जो हम यहाँ भी यूज करते हैं। वैसे तो एक्सरेज की भी वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ है, लेकिन जो हम यहाँ पे यूज करते हैं ना डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में, वहां पे जो एक्सरेज की वेवलेंथ है वो कंपेरेबल होती है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के, यानी क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं उनके एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है ना उसके वो कंपेरेबल होती है, यानी उसके आसपास होती है। इसलिए हम इसको यूज करते हैं कि वहां पे हमें बेस्ट चांसेस हैं डिफ्रैक्शन के, और बेस्ट चांसेस होते हैं कि वहां पे हमें डिफ्रैक्शन के बाद कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, कुछ स्पॉट्स ऐसे मिलेंगे जो कि इंफॉर्मेशन लेके आएंगे उन एटम्स के बारे में जहां से वो डिफ्रैक्ट होके तो बाहर आ रहे होते हैं। अब कहता है कि जो ब्रैग्स लॉ अभी हमने पढ़ा है ना, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये वही ब्रैग लॉ, इसको जरा थोड़ा उसने मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है कि वहां से साइन थीटा की वैल्यू उसने निकाली है। तो ये कहता है कि जो है ना एन लैम्डा ओवर 2d प्राइम इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर आप यहाँ पे लिखें तो कहता है कि बच्चों यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू ना ये 1 से कम होती है। क्यों 1 से कम होती है? कहता है सिंस साइन थीटा कैन नॉट एक्सीड यूनिट वी कैन राइट, कहता है कि चूंकि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये तो वैसे भी पता है आपको कि जो साइन थीटा की वैल्यू है ना वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताएंगे कोई आप में से? 0 हो गया सर -1 सर। यार ये साइन थीटा और कॉस थीटा -1 और 1 के दरमियान लाई करते हैं। हाँ ठीक है, शाबाश, गुड। यानी इसका मतलब यह है कि इसकी जो वैल्यू है ना
जाहिर है कि वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा चलें, अगर हम बात कोई भी करते अंदर हैं हो जाए 1 से ज्यादा जी, नहीं चलें होगा। अगर हम बात करते हैं, फर्ज करें 0 से लेकर 90 तक की बात करते हैं ना, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है सर। 0 होती है। और साइन 90 की 1 0 हाँ जी, 1 साइन 90 की 1 होती साइन है। 90 की 1। यानी साइन 0 से लेके 0 से लेके 90 तक की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू जो ना 0 से लेके 1 के दरमियान जो ना वेरी करती है। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया आपको ना, लास्ट डायग्राम को स्केच करके मैंने बताया आपको कि जो हम एंगल यूज करते हैं ना यहाँ पे, हम इसकी वैल्यू नॉर्मली 0 से बड़ी रखते हैं, क्योंकि 0 एंगल पे हम एक्सरेज अपने मटेरियल के ऊपर फेंक नहीं सकते हैं ना। 0 एंगल पे फेंकेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो तो सीधी पास कर जाएंगी। इसलिए हम अपने एक्सपेरिमेंट में, यानी हमारे जो डिफ्रैक्टोमीटर है ना, वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि हम आमतौर पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो 0 से लेके तो 80 तक का यूज करते हैं, और उसमें हमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हम अपने मटेरियल को एनालाइज कर लेते हैं। तो ज़ाहिर है जब हम 0 से लेके 80 तक का वैल्यू यूज करेंगे तो उसका मतलब है कि हमारी वैल्यू जो है ना वो 1 से भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम 90 तक भी हमें जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो साइन 0 0 होता है, साइन 80 जो होगा वो भी डेफिनेटली वैल्यू जो भी आएगी वो 1 से कम भी होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास कंडीशन यहाँ पे ये बनती है कि आप यहाँ पे थीटा की जो भी वैल्यू चूज करेंगे ना 0 और 90 के दरमियान दरमियान जो कि अवेलेबल है, एक्सपेरिमेंटली फिजिबल होती है, तो उसके लिए साइन थीटा यानी इस फैक्टर की वैल्यू 1 से कम ही आएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि n lambda over 2d prime should be less than 1, और तो जब ये वैल्यू n lambda over 2d prime is less than 1, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि n lambda must be less than 2d prime, क्योंकि जब ये टर्म इस तरफ आएगी तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि n lambda is less than 2d prime। यानी ये हमारे पास एक डिफ्रैक्शन की ना वो कंडीशन बन गई है। तो आप कह सकते हैं कि कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन एट एनी ऑब्जर्वेबल एंगल टू थीटा इज, ऑब्जर्वेबल का मतलब यह है कि जो हम एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप की लिमिटेशंस में रहते हुए, तो जो लैम्डा है ना ये 2d प्राइम से कम होना चाहिए। यानी सादा लफ्जों में आप यूं कह लें कि जो वेवलेंथ हम यूज करते हैं ना वो 2d प्राइम से कम होती है, और या उसके आसपास होती है या उससे कम होती है। तो इसमें हमें जो ना वो बेस्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है और अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिसको हम यूज करके अपने मटेरियल को एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन for X-rays of a given HKL reflecting plane is usually given more importance because it is at higher intensity than the corresponding higher orders। यानी जैसे पहले भी मैंने बताया आपको, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी जो अपर प्लेन है और जो सेकंड प्लेन है ना वहां से रिफ्लेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसकी इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं तो उसके चांसेस कम होते जाते हैं। यानी अगर कोई प्लेन फर्स्ट करें मटेरियल के अंदर वाकया है, वो बहुत ज्यादा अंदर है, वो कोई 10वें या 12वें या 20वें नंबर पे वाकया है, तो वहां से रिफ्लेक्शन होने के चांसेस और उस वेव का जो इंटरफेरेंस होगा पहली वेव के साथ यानी 1 के साथ, वो बहुत कम उसके चांसेस होते हैं। इसलिए उसकी जो इंटेंसिटी है ना वो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के मुकाबले में बहुत कम होती है। This is due to the fact that the intensity of X-ray diffractions, that is Bragg reflections, fall off rather drastically with 2 theta। 2 theta के साथ साथ जो है ना जो इंटेंसिटीज की वैल्यूज है ना वो भी कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे 2 थीटा वैल्यूज बढ़ती हैं वैसे वैसे जो ना इंटेंसिटी की वैल्यूज भी कम होती जाती है। ये बात खैर हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। हमारा एक टॉपिक है जिसमें हमने डिफ्रैक्टोमीटर की वर्किंग के बारे में पढ़ना है, डिफ्रैक्टोमीटर काम कैसे करता है, उसकी जो है ना वो मेजरमेंट हम स्टार्ट कैसे करते हैं और एंड कैसे करते हैं। तो जब मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा ना तो वहां पे आपको इसकी बात जो है ना ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। और कहता है कि डी जो है ना यहाँ पे ये ब्रैग्स लॉ के अंदर जो है ना पर्टिकुलर मिलर इंडिसेस को शो करता है। जाहिर है कि ये जो डी है ना ये वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट मिलर्स इंडिसेस के लिए, डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन के लिए, इसलिए आप इसको लिख देते हैं DHKL। यानी DHKL से क्या मुराद होगा? अब HKL तो आपने पढ़ा होगा ना कि HKL हम जो ना प्लेन्स को शो करने के लिए
यूज करते हैं HKL, यानी 100 जब लिखा होगा तो 100 का मतलब होगा 100 प्लेन, और यहाँ पे H की वैल्यू 1 होगी, K की वैल्यू 0 होगी और L की वैल्यू 0 होगी। इसलिए फिर आपने जब D स्पेसिंग फाइंड की होगी ना 100 प्लेन के लिए, तो आप इसको लिख लेते हैं D100। इसी तरह जब आपने HKL वैल्यू फाइंड की होगी 110 प्लेन के लिए, तो आप इसको लिख लेते हैं D110। और इसी तरह जब आपने HKL वैल्यू फाइंड की होगी 111 प्लेन के लिए, तो आप इसको लिख लेंगे D111। यानी जो भी HKL वैल्यू आप फाइंड करेंगे ना, उसके लिए D वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो जाहिर है कि आप इसको फिर इसी तरीके से शो करेंगे D100, D110, D111 या D210। जो भी मिलर इंडिसेस होगा वो आप इसको D के साथ जो ना वो असाइन करते हैं। अच्छा, ये वही बात है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो रे 1 प्राइम और 2 प्राइम है ना, अगर इनके दरमियान पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन होगी। अगर रे 1 प्राइम और 3 प्राइम के दरमियान पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है तो ये सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन होगा। और इसी तरह अगर रे 1 प्राइम और 4 प्राइम के दरमियान पाथ डिफरेंस जो है ना वो 3 लैम्डा है, तो दिस इज नेम्ड एज थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। अच्छा बच्चों, अभी हमने जो बात की है ना, इसको जरा फर्दर इलेबोरेट करने के लिए कभी देखो ना, जब मैं आपको ये पिछले मैंने जो 2 लेक्चर दिए हैं आपको ना, उसके अंदर आपने भी ये नोट किया होगा, मे बी बाज बच्चों के जहन में सवाल आया हो कि सर जब ये पढ़ा रहे होते हैं तो कभी वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन का, कभी वो यूज़ करते हैं डिफ्रैक्शन का, कि जो बीम है ना ये वापस आ रही है और ये डिफ्रैक्शन हो रही है, कभी वो कहते हैं रिफ्लेक्शन हो रही है, कभी वो कहते हैं स्कैटरिंग हो रही है। तो ये डिफरेंट वर्ड क्यों यूज करते हैं, इसमें एक ही वर्ड क्यों यूज नहीं करते? तो लेकिन ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन का वर्ड हम कब यूज करते हैं, स्कैटरिंग का वर्ड हम कब यूज करते हैं, और डिफ्रैक्शन का वर्ड हम जो ना कब यूज करते हैं। इन तमाम अल्फाज के अपने अपने यूज हैं और अपने अपने इनकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन क्या होती है? देखो रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ी हुई है ना पहले भी BS के कोर्सेज में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़े हुए हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है कि जो विजिबल लाइट कोई रे होती है ना, वो एक प्लेन से एक सरफेस के साथ जो ना वो स्ट्राइक करके वापस आती है, तो उसको आप जो ना वो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जब आप एक प्लेन की बात करेंगे तो आप उसको रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, लेकिन जब डिफरेंट प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रही है और उनके दरमियान इंटरफेरेंस हो रहा है, और वो इंटरफेरेंस हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसको फिर हम जना डिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि रिफ्लेक्शन का वर्ड हम कब यूज करते हैं, और डिफ्रैक्शन का वर्ड कब यूज करते हैं, और स्कैटरिंग का वर्ड जो है ना वो कब यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक जो बात है ना, यहाँ पे एक लफ्ज है ना वो स्कैटरिंग का भी आ गया। अब मैं आपको जो ना ये थोड़ा सा बताता हूँ कि जो स्कैटरिंग है ना उससे क्या मुराद है और स्कैटरिंग कब होती है। इसके लिए आप यूँ समझें कि अगर फर्ज करें हमारा जो मटेरियल है, हमारा जो सैंपल है ना, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड हैं, यानी उनके दरमियान कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बना हुआ, कोई उनके दरमियान जो डी स्पेसिंग होती है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, और वो रैंडमली अरेंज्ड है। यानी यहाँ पे तो देखें ना, इस पिक्चर के अंदर तो हमने एटम्स को ना बड़ी तरतीब के साथ बड़े सलीके से रखा हुआ है, और उनके दरमियान फासले भी एक जैसे हैं। तो ये एक पैटर्न जो ना खास बना हुआ है। लेकिन आपने अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है, और मटेरियल्स जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनमें से बेशुमार मटेरियल ऐसे हैं जो अमॉर्फस होते हैं। तो अमॉर्फस मटेरियल्स कौन से होते हैं कि उनके अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट है ना, जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो किसी खास तरतीब में नहीं होती, वो रैंडमली पड़े होते हैं। तो अब फर्ज करें कि हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है कि जिसके जो एटम्स है ना वो रैंडमली पड़े हुए हैं, उनमें कोई खास तरतीब नहीं है। तो उसमें क्या होगा, जब एक्सरेज उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी, फर्स्ट करेंगे 15-20 जो है ना वो पैरेलल एक्सरे बीम्स हैं, 15-20 कोई पैरेलल एक्सरेज हैं, इंसिडेंट बीम्स हैं जो कि उस मटेरियल के ऊपर आगे पड़ती हैं जिसके अंदर एटम्स में कोई अरेंजमेंट नहीं है, वो रैंडमली पड़े हुए हैं। तो उसमें क्या होगा,
जी बच्चों, उसमें क्या होगा, कोई आप मुझसे स्कैटरिंग होगी, Scattering रिफ्लेक्शन होगी। होगा सर। एंगल पे रिफ्लेक्शन होगी, हाँ बताओ ना यार, सर थोड़ा स्कैटरिंग स्कैटरिंग स्कैटरिंग, होगी। बिल्कुल स्कैटरिंग। अच्छा उसमें क्या होगा, पर मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। चलो ये सही बहाना है, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। मैं इसलिए कहता हूँ कि चलो यार मुझे भी थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाए, मैं आप लोग बोलें, मैं आपकी आवाज़ सुनूं, तो मुझे भी सांस लेने का मौका मिल जाए। लेकिन आप नहीं चाहते कि मैं भी सांस लूं, इसलिए सही बहाना बना दिया कि मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। लेक्चर को थोड़ी देर रोके सर, सांस ले ले। अच्छा ठीक है, मैं एक घूंट पानी पी लूं बस। अच्छा बच्चे चले ना, इस चीज को ना आप इस तरीके से जरा ज़हन में रखें, इस तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये रे नंबर 1 है, ये आके ना तो इस एटम के साथ टकराई है और टकराने के बाद जो ना ये स्कैटर कर गई। अब मैं यहाँ पे वर्ड स्कैटरिंग का बोल, स्कैटर कर गई है, बिखर गई है खास डायरेक्शन में ना, ठीक है। जो दूसरी रे आई है वो इस एटम के साथ उसने स्ट्राइक की है, इंटरेक्शन की है और यहाँ से वो स्कैटर कर गई। तो अब हमने इसको ना स्कैटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि जो इंसिडेंट एक्सरेज हैं वो आती हैं हमारे मटेरियल के ऊपर पड़ती हैं, मटेरियल के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं, एटम्स के साथ वो इंटरेक्शन करती हैं और उस इंटरेक्शन के बाद वो स्कैटर कर जाती हैं, ठीक है। जो एटम्स हैं वो हमारे स्कैटरिंग सेंटर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज ये भी आता है स्कैटरिंग सेंटर, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये ना जो एटम्स है ना ये हमारे स्कैटरिंग सेंटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सरेज आके स्ट्राइक करती हैं और स्ट्राइक करने के बाद वो स्कैटर कर जाती हैं। अब बच्चों होता क्या है, होता ये है कि अगर हमारा जो मटेरियल है अगर वो अमार्फस है, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड हैं, उनमें कोई खास तरतीब नहीं है, तो क्या होगा, जो इंसिडेंट एक्सरेज आएंगी वो उन एटम्स के साथ टकराएंगी, इंटरेक्शन करेंगी और वो रैंडमली स्कैटर कर जाएंगी, यानी रैंडम डायरेक्शंस में वो स्कैटर कर जाएंगी क्योंकि उनमें कोई खास तरतीब नहीं थी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रैंडम स्कैटरिंग, क्योंकि वहां पे एटम्स के अंदर अपनी कोई तरतीब नहीं थी, कोई उनमें खास इंटरप्लेनर स्पेसिंग नहीं थी, कोई वहां पे मिलर इंडिसेस बन ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे कोई पर्टिकुलर प्लेन्स मौजूद ही नहीं थे। तो जब वहां पे प्लेन्स मौजूद ही नहीं थे तो जाहिर है कि उसमें फिर जब प्लेन ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी एक खास डायरेक्शन में। तो एटम्स इंडिविजुअली स्कैटरिंग सेंटर के तौर पे काम करते हैं और वो इंसिडेंट एक्सरेज को डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर कर देंगे और इसको हम बोलते हैं रैंडम स्कैटरिंग, ठीक है। रैंडम स्कैटरिंग रैंडम कब होती है, स्कैटरिंग में तो जब फिर एटम्स बहुत के ज्यादा दरमियान कोई डिस्ट्रक्टिव खास इंटरफेरेंस है जी सर। रैंडम स्कैटरिंग में तो फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जाहिर है बिल्कुल, अब उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा, और यही वजह होती है ना कि जब हम अमार्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो अमार्फस सॉलिड्स हमें एक्सआरडी पैटर्न बना के नहीं देते हैं, क्योंकि वहां पे तो जो इंटेंसिटी है ना, जो एक्सरेज है वो बिखर जाती हैं, वो रैंडम डायरेक्शन में स्कैटर कर जाती हैं और वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है बहुत ज्यादा, तो वहां पे हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसीलिए हम अमार्फस सॉलिड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस तकनीक के जरिए, यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन के जरिए। जबकि दूसरी तरफ अगर हमारे पास एक मटेरियल आता है जिसका हमें नहीं पता कि अमोर्फस है या क्रिस्टलाइन है, उसको हम एक्सआरटी में रखते हैं और उसमें कुछ हमें जो है ना एक दो हमें कंस्ट्रक्टिव मिलती हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मिलती हैं, तो हम फिर हमें किस तरह जज होगा कि ये क्रिस्टलाइन है या अमोर्फस है, क्योंकि हम मुख्तलिफ एंगल से हम उसको जो है ना जज करते रहते हैं और फिर भी हमें रिजल्ट सही नहीं मिलता, मतलब बहुत कम कंस्ट्रक्टिव मिलती हैं। तो हम उसको अमोर्फस क्लियर कर देंगे कि अमोर्फस सॉलिड है या हम उसके ऊपर कुछ और टेक्निक्स लगाएंगे। बात यह है कि जो होते हैं ना अमॉर्फस सॉलिड्स, वहां पे हमें एक भी पीक नहीं मिलती है, वहां पे सिंपल एक हम्प सा आता है, एक उबार सा आता है, एक जो ना वो पहाड़ सा बनता है, जिस तरह वो ऊंट की कुहान होती है ना उस तरह की डायग्राम बनती है। वहां पे हमें जो ना कोई पीक नजर नहीं आती है। मैं अगर यहाँ पे जो ना उसको थोड़ा सा खड़ा करके अगर आपको बताऊं कि ये हमारे पास 2 थीटा वैल्यू है, तो अगर आपका सैंपल वो है ना
वो है ना अमार्फस है, तो वहां पे आपको जस्ट इस किस्म की शक्ल नजर आएगी, वहां पे आपको कोई भी पीक नजर नहीं आएगी। तो जब इस किस्म का पैटर्न बन जाए तो ये डिक्लेयर्ड है कि ये अमार्फस सॉलिड है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारा जो एक्सआरडी पैटर्न है ना, अगर उसमें एक भी पीक नजर आती है, बाज कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें सिर्फ आपको एक ही पीक नजर आती है, वो कब नजर आती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जहां पे आपको सिर्फ एक ही पीक नजर आती है, तो अगर एक भी पीक नजर आ जाए तो ये बात कंफर्म है कि अब आपका जो मटेरियल है वो क्रिस्टलाइन है, ठीक है। तो जब एक पीक आएगी तो हम एंगल चेंज कर लेंगे। मैं नहीं सवाल नहीं समझा आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब अगर हमारा कंफर्म होगा कि ये अमोर्फस नहीं है, क्रिस्टलाइन है और एक पीक आई है, तो हम हाँ, उसको हो जज करने के लिए एंगल चेंज कर लेंगे अपना। नहीं, एंगल चेंज करने का फायदा नहीं होगा ना, आप जितने मर्जी एंगल चेंज कर लें वो पीक उसी एंगल पे आनी है। अगर वो फर्ज करें आपने कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री यूज की है और ये जो पीक है ना 45 पे आई है, तो ये हमेशा 45 पर ही आनी है। ये जो है ना, अगर आप हाँ इसकी लोकेशन चेंज हो सकती है, अगर आप इंसिडेंट जो एक्सरे यूज कर रहे हैं ना, आप उसकी वेवलेंथ चेंज कर दें। अगर उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो फिर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये डिफरेंट एंगल पे आएगी। अगर आप एक्सरे वही यूज कर रहे हैं तो फिर ये उसी एंगल पे आएगी जिस एंगल पर ये पहले आएगी। एंड सर सर अगर हम हम जब एक्सरे चेंज कर देंगे तो क्या डाइफ्रैक्शन पॉसिबल है? क्योंकि जी बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल होगी। क्यों पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल होगी। हमारे पास देखें ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना कि बाज़ दफ़ा हम कॉपर के अल्फा यूज करते हैं, हम आयरन के अल्फा भी यूज कर सकते हैं, हम कोबाल्ट के अल्फा भी यूज कर सकते हैं। तो उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। उसमें सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि जब आप डिफरेंट वेवलेंथ यूज करेंगे तो जो आपकी जो पीक्स है ना, उनकी जो 2 थीटा वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। पीक्स आपको फिर भी मिलेंगी। सर हम क्रिस्टलाइन को मॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हो सकता है हाई टेम्परेचर पे जाके ना, तो बाज मटेरियल ऐसे है ना कि देखें ना कि फर्ज करें कि आपने टेम्परेचर किसी मटेरियल का इतना बढ़ा दी है कि वो एटम जो है ना वो मेल्ट कर गए हैं, ठीक है। तो मेल्ट करने से उनके दरमियान जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट थी वो ख़त्म हो जाती है। तो जब उनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट ख़त्म हो गई है तो इसका मतलब है वो किसी ऑर्डर में नहीं रहे। तो जब वो मेल्ट कर गए हैं तो मेल्ट करके वो लिक्विड फॉर्म में अगर कोई सॉलिड कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में चला गया, तो लिक्विड फॉर्म में तो एटम्स के दरमियान कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती नहीं है ना, तो वो अमार्फस बन जाएगा। आप उसको उसी फॉर्म में सडनली कूल कर लेते हैं, उनको दोबारा जो ना एटम्स को अपनी पोजीशन पे जाने का मौका नहीं मिला, तो इस तरीके से आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली आप जो है ना डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर आप अमार्फस को क्रिस्टलाइन में और क्रिस्टलाइन को अमार्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये ग्लास जो है ये कभी क्रिस्टलाइन हो सकता है? ग्लास भी बिल्कुल, कुछ अब ऐसे ग्लास बनाए गए हैं कि जिनके अंदर जो ना वो एटम्स की अरेंजमेंट स्पेसिफिक होती है और वो क्रिस्टलाइन होते हैं। बिल्कुल, मतलब ग्लास ज्यादातर अमार्फस होते हैं, लेकिन अब जो है ना कुछ क्रिस्टलाइन भी बनाए गए। सर हम ये एक्सरे डायफ्रैक्शन से इंटरस्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी मालूम करते हैं, स्पेसिंग बिटवीन टू एटम्स भी मालूम कर लेते हैं। जी और बिल्कुल हो सकती है। स्पेसिंग दो एटम्स के दरमियान भी मालूम हो सकती है। सर लेकिन नंबर ऑफ एटम्स नहीं मालूम कर सकते कि ये हमारे मटेरियल में कितने एटम्स हैं। मटेरियल में कितने एटम्स हैं नहीं, वो तो जाहिर है कि वो थोड़ा मतलब आइडिया कर सकते हैं, आप गैस कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एवोगाड्रो के जरिए सर एक्यूरेटली नहीं, इस तकनीक से नहीं कर सकते ये। अगर आपके पास फर्ज करें कि जो मटेरियल है ना, मैं थोड़ा सा रफ सा मतलब अपना आइडिया यूं दे सकता हूं कि अगर आपका जो मटेरियल है ना वो एक परफेक्ट सिंगल क्रिस्टल है, ठीक है। अगर आपका मटेरियल है वो परफेक्ट सिंगल क्रिस्टल है और आपने उसकी जो डायमेंशन है ना वो एग्जैक्टली फाइंड कर ली है, ठीक है। तो अगर आपने उसके यूनिट सेल का साइज भी फाइंड कर लिया है तो फिर आप एक आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट मेजरमेंट जो है ना वो इस मेथड से मुमकिन नहीं। वो एवोगाड्रो से हो सकता है फिर सर?
बस वही मैंने कहा ना कि वो एवोगैड्रोस नंबर को इस्तेमाल करके वो कैलकुलेशंस करके ना तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम जो है ना वो एग्जैक्टली कैलकुलेट हो जाएं, ये जो है ना इस तकनीक से मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको डिफरेंट तकनीक जो दूसरी है ना, मतलब ये हमारे पास जो तकनीक है ना, जो XRD तकनीक है ना, ये कहलाती है कि एनालिटिकल तकनीक, या इसको हम जो ना क्वालिटेटिव तकनीक कहते हैं। कुछ होती हैं जो क्वांटिटेटिव तकनीक्स होती हैं, यानी जो हमें मटेरियल्स को ना उसकी क्वांटिटी बताती हैं, उसको क्वांटिफाई करके बता देती हैं। तो जो क्वांटिटेटिव तकनीक्स हैं वो अगर हम यूज करें तो उससे हम जो ना वो एक्यूरेट जो है ना वो जान सकते हैं कुछ नंबर ऑफ एटम्स। सर मेरा ये ना क्वेश्चन था यहाँ पे कि हम जो ना जितनी भी XRD की जो है रिजल्ट्स देखते हैं उसमें जो पीक्स होती हैं और 2 थीटा वाली जो लाइन है एंगल की हमारी, उन दोनों के दरमियान जो है ना वो डिफरेंस होता है, गैप होता है। सर वो गैप किस वजह से आता है? वो बेसिकली गुड क्वेश्चन। वो जो गैप होता है ना उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन क्योंकि उसकी वजह ये है ना, देखें जब हमने ये पिछला चैप्टर पढ़ा बच्चों अपना, क्या उसे कहते हैं, जब हमने एक्सरेज के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको वो एक जहाँ पे वो के अल्फा और के बीटा बनती हैं, ठीक है जी सर। के अल्फा और के बीटा जहाँ पे बनती है ना, तो वो के अल्फा और के बीटा के नीचे जो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी तो बनता है। जी सर। ठीक है ना, तो वो इसका मतलब ये है कि वहां पे कंटिन्यूस एक्सरेज भी मौजूद होती हैं। जब हम अपने मटेरियल के ऊपर, अपने सैंपल के ऊपर एक्सरेज को डालते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि वहां पे जो ना वो कंटिन्यूस एक्सरेज भी मौजूद है। ठीक है, हमने सिर्फ वो फिल्टर करके उसको जो ना वो, ठीक है, हमने के बीटा को सेपरेट कर लिया, लेकिन सॉरी के अल्फा को सेपरेट कर लिया, लेकिन आप जितना भी के अल्फा को सेपरेट कर लें उसके नीचे कुछ कंपोनेंट जो है ना वो कंटिन्यूस एक्सरेज का भी मौजूद होता है। तो वो समझें कि वही आपकी जो इनपुट में कंटिन्यूस एक्सरेज मौजूद है ना, वो आउटपुट के ऊपर भी कुछ कंटिन्यूस एक्सरेज आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो नीचे जो ना गैप आपको नजर आता है, और उसको हम आमतौर पर बैकग्राउंड कहते हैं। लेकिन आजकल हमारे पास जो तकनीक्स हैं, जो एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर अवेलेबल हैं, या जो हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उसकी मदद से हम उस बैकग्राउंड को जो है ना ख़त्म कर सकते हैं, मतलब उसको रिड्यूस कर सकते हैं। वो भी हम आगे देखेंगे जब इंशाल्लाह ये हम XRD पैटर्न को सॉल्व करने का तरीका पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हम उस बैकग्राउंड रेडिएशन को कैसे खत्म कर सकते हैं। सर इसका क्या डिफेक्ट होता है? जी सर बच्चों, क्या ये मतलब डिफेक्ट को रिड्यूस करता है ये क्रिस्टल्स की इंफॉर्मेशन में, या इसका क्या हमें लॉस होता है? नहीं लॉस बैकग्राउंड रेडिएशन का नहीं लॉस हमें ऐसा तो उसका कोई नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आप देखो इस एक्सपेरिमेंट में जो असल मकसद है ना वो है हमने ये देखना है कि कौन सी जो पीक है ना वो किस एंगल पे आ रही है। तो वो हमने जस्ट एंगल नोट करना होता है। वो जो बैकग्राउंड रेडिएशन है वो अगर हम खत्म कर भी दें तो भी ठीक है, उससे जस्ट ये होता है कि आपका जो है ना पैटर्न वो आपको थोड़ा सा खूबसूरत नजर आएगा। अगर आप उसको खत्म नहीं भी करते ना तो उसका हमें बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से हमने जो वैल्यू नोट करनी है ना 2 थीटा की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बैकग्राउंड रेडिएशन मौजूद हो या ना मौजूद हो, हम अपना जो एंगल है ना 2 थीटा वो हम एक्यूरेटली वहां से मेजर कर सकते हैं, इसलिए हमें उसका कोई नुकसान नहीं होता। समा मेन गोल ये है कि HKL की वैल्यू जो हमारे पास आ गई पीक की वैल्यू किस एंगल पे आ रही है? सॉरी दोबारा पूछें, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हमारा मेन गोल यही है कि हमारी जो पीक्स आ रही हैं HKL वैल्यू वो दे रही है इतनी, वो किस एंगल पे आ रही है? इस एंगल पे आ रही है, बिल्कुल गुड शाबाश। यही मकसद है हमारा कि हमने अपनी जो पीक्स का कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है ना वो फाइंड करना है, वो नोट करना है, और उसी एंगल को यूज करते हुए हमने आगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, उसको यूज करते हुए हम जो ना मटेरियल का जो यूनिट सेल है ना उसकी डायमेंशंस को फाइंड कर लेंगे। तो हमारा जो बेसिक पर्पस है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो थीटा की वैल्यू को फाइंड करना होता है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? आगे चलूं? सर वो आपने सर 2 तरह के उसकी बात की है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अगर सर इनके दरमियान में होगा तो फिर मतलब कि 2 दरमियान सा होता है, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होता है मगर थोड़ी सी वेव डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका सर क्या बनेगा? हाँ।
यार अब सारी बातें आज ही पूछनी है आपसे किस किस्म की। उसमें पता क्या होगा, देखें जो आपको पीक मिलती है ना, ठीक है, एक्सआरटी पैटर्न के अंदर बच्चों आइडियल कंडीशन तो ये है ना कि जो हमें पीक मिले वहां पे ना वो बिल्कुल शार्प हो। वो सॉरी मैंने यहाँ पे एक लाइन लगानी थी लेकिन वो लाइन ही लगी। बहरहाल देखो आइडियल कंडीशन ये होती है कि अगर वहां पे परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें यहाँ पे जो लाइन मिलेगी ना वो बहुत शार्प मिलती है, ठीक है। तो चूंकि हमेशा परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होता, कहीं पर जो ना जिस तरह अभी ये बच्चे ने क्वेश्चन किया है, कहीं पर ऐसे भी होता है कि जो इंटरफेरेंस है ना वो पार्शियल भी हो रहा होता है। तो उस पार्शियल इंटरफेरेंस की वजह से होता यह है कि जो आपको एक्सआरटी पीक्स मिलती है ना वो काफी ब्रॉड मिलती हैं, यानी जो आपने रियल स्पेक्ट्रम देखे होंगे ना वहां पे आपको जो पीक्स मिलती है ना वो इस किस्म की मिलती हैं। तो ये जो पीक्स की ब्रॉडनेस है ना ये बेसिकली इस वजह से होती है कि जो इंटरफेरेंस होता है ना वो परफेक्टली कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा होता, और जितना ज्यादा परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उतनी आपको ये पीक्स यहाँ पे शार्प नजर आती हैं, और जितनी जो पीक्स है ना वो चौड़ी होती जाएंगी उनकी विड्थ बढ़ती जाएगी, उतनी कह लें कि वहां पे जो इंटरफेरेंस है ना वो परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव नहीं है बल्कि वहां पे पार्शियल जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव है और पार्शियल वहां पे डिस्ट्रक्टिव भी हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये पीक चौड़ी भी होती जाए ना तो उसमें भी हमारे डेटा में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब थोड़ा बहुत ओवरऑल पैटर्न में फर्क पड़ता लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो एंगल फाइंड करना है ना। तो ये तो अंडरस्टूड होता है कि जो इसका सेंटर होगा ना वहां पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है ना वो परफेक्ट है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके सेंटर से ना देख लेते हैं कि इस पी का सेंटर कहाँ पे बन रहा है, तो जहां पे उसका सेंटर होगा वहां से हम जो है ना वो एंगल की वैल्यू मेजर कर लेते हैं और तो हम यूज करके अपने मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, बात क्लियर हुई? सर वो ना जब आपने बताया था कि d इज इक्वल टू d, तो ये मेरा नेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, वहां पे मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ये हमने क्यों किया था, इंटरप्लेन में कोशिश करना उनको डिवाइड क्यों किया था। बच्चे आपका नेट अभी भी क्लियर नहीं है तो मुझे अभी भी नहीं समझ आई कि आपने क्या पूछा है। तो इसका हल बेहतरीन यही है कि जो आज का लेक्चर है ना इसकी रिकॉर्डिंग में आपको सेंड करता हूं तो आप ये पूरी सुन लें तो फिर हो सकता है आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर आप मुझे जो ना वो ईमेल कर लें तो मैं आपको बता दूं। तो अभी मुझे नहीं समझ आई आप क्या पूछना चाह रही हैं। तो बच्चों अभी ये है कि मैं आज का लेक्चर फिर इधर ही एंड करता हूँ, अभी आगे जाने की मजीद मुझे हिम्मत नहीं है, इतने क्वेश्चन किए आज आप लोगों ने। तो ये जो चीज़ है स्कैटरिंग की, स्कैटरिंग में रिफ्लेक्शन में और डिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है, ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है और मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से समझाने की ज़रूरत है, लेकिन अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये चीज़ दोबारा से आपको समझाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में ना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो डिफरेंट स्कैटरिंग मोड्स है ना इनको डिस्कस करते हुए हम इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे। सर कल वाली रिकॉर्डिंग काइंडली सेंड कर दीजिएगा और आज वाली भी। जी बिल्कुल, मैं आज आपको ना दोनों रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।